नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पेशली छत्तीसगढ़ के अंदर जो व्यापम की वैकेंसीज आई है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी RHEO के लिए। तो उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज आपको प्रोवाइड करूंगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। और जो थोड़ा टफ पोर्सन हो उसके लिए ज़्यादा, जैसे बायोटेक्नोलॉजी बच्चों को टफ लगता है, इसके बाद है ना जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग टफ लगता है, मतलब मिलेंगे सारे सब्जेक्ट के। इन सब्जेक्ट के थोड़े आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्यों? क्योंकि ये थोड़े आपको टफ लगते हैं और इनका कंटेंट प्रॉपरली आपको मिलता नहीं है, इसलिए, है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजीज। तो बायोटेक के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स दिए उन्होंने, तो सभी टॉपिक जैसे न्यूक्लिक एसिड है, पेनिट्रेंस है, एक्सप्रेसिविटी है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, सेक्स डिटर्मिनेशन है, हम वो सारी चीज़ इसके अंदर कवर करेंगे। आज का हमारा सेशन स्पेशली रहेगा न्यूक्लिक एसिड एंड क्रोमोसोम के ऊपर बेस्ड। तो इसकी जो रिलेटेड क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं और इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो टेलीग्राम चैनल चलाते हैं तो आप सबसे पहले क्या करें, अभ्यास एग्री एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। क्यों ज्वाइन कर लें? कि आपको रात में, है ना, डेली रात में 9 बजे, 9:30 बजे, है ना, रात में 9:30 बजे आपको क्यूज़ मिलेगी यहाँ पर, जो टेस्ट के फॉर्म में रहेगी। आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपको यहाँ पर बहुत सारे MCQ PDF सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो आपको 15,000 कुछ PDF, है ना, MCQ फ्री ऑफ कॉस्ट PDF में मिलेंगे। तो ये भी आप ले लेना, प्रिंट कर लेना, ठीक है ना। 1500 एक्चुअली 1500, हाँ। तो ये भी आपको फ्री मिल जाएंगे, उनको आप प्रिंट कर लेना, ओके। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप क्या करें, वहाँ भी आपको मैं, है ना, स्टोरीज के फॉर्म में, इस प्रकार पोस्ट के फॉर्म में और चीज़ें डालते हैं। अगर आप चलाते हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, आपको जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चीज़ें मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम की लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आके ज्वाइन कर लें। ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि आपके फायदे की बात है भाई। आपके पास एग्जाम का भी समय कम है, तो टेलीग्राम पे जितने भी MCQs पड़े हैं 8-10 हज़ार, वो सारे आप लगा लेना। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, बैकबोन इन स्ट्रक्चर ऑफ DNA मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ। कि भाई DNA स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसकी बैकबोन किसकी बनी होती है? DNA स्ट्रक्चर की जो बैकबोन है ये किसकी बनी होती है? क्या पूछ रहा है? बैकबोन इन स्ट्रक्चर ऑफ DNA इज मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। हिंदी में कि DNA अणु की संरचना में रीढ़ की हड्डी, रीढ़ किसकी बनी होती है? रीढ़ जो है ना, रीढ़ किसकी बनी होती है? देखो, DNA में रीढ़ किसे कहते हैं समझना, है। DNA की रीढ़, ये DNA का मॉलिक्यूल्स है। यस, ये DNA का मॉलिक्यूल्स है। तो ये DNA का मॉलिक्यूल्स जो है, अगर आपने इस प्रकार से DNA का मॉलिक्यूल्स देखा होगा, तो इसकी बात कर रहा है। ये जो है ना, ये है ना, ये जो है इसको कहती है, ये जो चेंज दिख रही है ना, इसको हम क्या कहते हैं? DNA की रीढ़। बहुत सिंपल भाषा में अगर ऐसे इस प्रकार से ये देखो, है ना, ये जो है इस प्रकार से इसको रीढ़ कहते हैं। ऐसे समझो सिंपल में, ये रीढ़ है। जैसे आप चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं लोहे की, है ना, आपने लकड़ी की, गाँव में चढ़ने के लिए निशानी जिसको हम कहते हैं, ये सीढ़ियाँ जैसे गांव में आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें या तो वो पाइप लगे होते हैं या फिर लकड़ी की बनी होती है। तो वो है ना बैकबोन जो पकड़ने वाला, ये वाला, ये तो ऐसे ही है ना, ये DNA की रीढ़ की बात कर रहा है। तो ये जनरली किसकी बनी होती है, याद रखना, ये जनरली बनी होती है शुगर एंड फॉस्फेट की। किसकी बनी होती है, याद रखें, शुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है, शुगर एंड फॉस्फेट की बनी होती है, ठीक है। DNA की बैकबोन किसकी बनी होती है? शुगर एंड फॉस्फेट की, क्लियर। और देखो, ऐसे गाँव में आप जो चढ़ने के लिए, अपन घरों पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, समझो ऐसे ही है DNA। तो इसमें जो है ना, जैसे अपन पैर रख के चढ़ते हैं, इस पर पैर रख के ऊपर जाएंगे, तो ये किसके बने होंगे? या तो लकड़ी के होते हैं या लोहे के होते हैं, हाँ। इनको बोलते हैं यहाँ पर पद कहते हैं। पद मतलब स्टेप्स, है ना, पद का मतलब होता है स्टेप्स। ये जहाँ पर जो है ना, पद जो है स्टेप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेप्स, इनको हम कहते हैं, क्लियर। ये जो स्टेप्स होते हैं ना, ये भी एग्जाम में पूछते हैं किसके बने होते हैं। ये जो पद बने होते हैं नाइट्रोजन बेस पेयर के। किसके बने होते हैं? नाइट्रोजन बेस पेयर। किसके बने होंगे? नाइट्रोजन बेस पेयर के बने होते हैं, क्लियर, नाइट्रोजन बेस पेयर के। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछता ना कि भैया ये जो स्टेप्स हैं किसके बने होते हैं? नाइट्रोजन बेस पेयर के बने होते हैं। शुगर एंड फॉस्फेट, बैकबोन जो है शुगर एंड फॉस्फेट की बनी होती है। और जो स्टेप्स होते हैं ना, एक, है ना, एक टर्न में, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टर्न होता है ना, टर्न, एक टर्न में टोटल कितने होते हैं? 10, ठीक है, 10 पेयर होते हैं। 10 जोड़ी नाइट्रोजन पेयर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ऐसे मतलब समझो, ऐसे डंडे कितने रहते हैं? 10 रहते हैं। 10 पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेस पेयर आपको देखने को मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पेंटोस, शुगर एंड, याद रखना, फॉस्फेट हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ। कि न्यूक्लिक एसिड जो है, भाई न्यूक्लिक एसिड क्या है? तो न्यूक्लिक एसिड आर द बायोमोलिक्यूल्स। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स होते हैं।
न्यूक्लिक एसिड क्या है? तो आंसर है बायोमोलिक्यूल्स। किस प्रकार के? मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ किसके? न्यूक्लिक एसिड जो होता है भाई, न्यूक्लिक एसिड के एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्लियर। अब डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड है, बिल्कुल है। तो ये किसके बने होते हैं? दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ, किसके पॉलीमर होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के। याद रखना किसके पॉलीमर्स होते हैं, ये है ना, याद रखेंगे किसके पॉलीमर्स होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर। न्यूक्लिक एसिड किसके पॉलीमर्स होते हैं? याद रखेंगे न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। किसके पॉलीमर्स होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। अब बोले सर न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? देखो न्यूक्लिक एसिड क्या है, हमने लिखा कि न्यूक्लिक एसिड बहुलक होते हैं। किसके पॉलीमर होते हैं? न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होते हैं। किसके बहुलक होते हैं? एक बात बताओ, किसके बहुलक होंगे? न्यूक्लिक एसिड बहुलक होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। मतलब हजारों न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। जिस प्रकार से बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, उसी प्रकार से बहुत सारे क्या न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड एक चेन बनाते हैं लंबी। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? अगर आपसे कोई पूछता है न्यूक्लियोटाइड, देखो ध्यान से पहले न्यूक्लियोसाइड समझ लो। न्यूक्लियोसाइड मतलब होता है कि नाइट्रोजन बेस जो होते हैं प्लस नाइट्रोजन के बेस के बाद प्लस पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर के बाद याद रखेंगे आप फॉस्फेट। ठीक, सॉरी, ये दोनों मिलकर है ना, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर, ये दोनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। अगर यहाँ फॉस्फेट और जुड़ जाए ना, नाइट्रोजन बेस, ठीक है, प्लस पेंटोस शुगर, ठीक है, पेंटोस शुगर, और इसके बाद फॉस्फेट भी अगर जुड़ जाता है, यहाँ पर क्या जुड़ जाए? फॉस्फेट। याद रखेंगे क्या जुड़ जाए? यहाँ पर फॉस्फेट आ जाए ना, ठीक है, डीएनए में फॉस्फेट, तो बन जाएगा भैया, क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट, तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। क्लियर? अब ये तीनों को मिलकर है ना, तो ये होता है न्यूक्लियोटाइड। अगर फॉस्फेट हटा दें तो न्यूक्लियोसाइड रह जाएगा। नाइट्रोजन बेस डीएनए में दो प्रकार के होते हैं भैया। कौन कौन से होते हैं? अगर आपने सुना हो, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडीन। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडीन। क्लियर? ये जो प्यूरिन होता है ए और जी, एडेनिन ग्वानिन होते हैं। पायरिमिडीन जो होते हैं टी होता है, सी होता है, यू होता है ना। ये दोनों डीएनए में होते हैं, ये आरएनए में होता है ना। आरएनए में क्या होता है? थाइमिन की जगह याद रखना यूरेसिल होता है। ठीक है, आरएनए में थाइमिन नहीं होता, उसकी जगह यूरेसिल पाया जाता है। तो यहाँ तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा न्यूक्लिक एसिड कैसे बने होते हैं। ऐसे हजारों न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियो एसिड बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड की जो खोज है ना, अगर आपसे कोई पूछता है कि अच्छा न्यूक्लिक एसिड की खोज डिस्कवरी किसने की है, तो न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी याद रखेंगे आप किसने की है ना। न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किसने की है? एफ मैस्टर ने, है ना, फेडरिक मैस्टर के द्वारा। ठीक है, ये एफ मैस्टर ने की। अगर न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने दिए, तो टर्म का याद रखें आप, न्यूक्लिक एसिड टर्म इज गिवन बाय, न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने दिए? तो अल्टमैन ने। ठीक है ना, याद रखने अल्टमैन ने, है ना। न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने दिए? अल्टमैन के द्वारा दिए। फेडरिक मैस्टर ने उनको न्यूक्लियन बोला था। क्या बोला था? न्यूक्लियन, है ना। इन्होंने पस सेल, ठीक है, पस सेल के न्यूक्लियस में इसकी डिस्कवरी की थी। और न्यूक्लिक एसिड टर्म इज गिवन बाय अल्टमैन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए इज जेनेटिक एलिमेंट वाज शोन बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, डीएनए एक आनुवांशिक तत्व के रूप में प्रयोग द्वारा दिखाया गया। मतलब डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ये किसके एक्सपेरिमेंट से फाइनली प्रूव हुआ था? ठीक है ना, देखो डीएनए ही एक क्या है? जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके लिए है ना एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसका नाम जो है ना, बैक्टीरिया के अंदर एक प्रकार से एक एक्सपेरिमेंट है बैक्टीरिया के अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया नाम से। तो जो एक्सपेरिमेंट की स्टार्ट तो उन्होंने किया था, ग्रिफिथ ने, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया जो है इसी एक्सपेरिमेंट से है ना स्टार्ट हुआ था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया। लेकिन इसकी जो कंप्लीट स्टडी है, इसी पूरे मेथड के जो कंप्लीट स्टडी, और फाइनली ये प्रूव करके बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है भाई। पहले दुनिया ये समझती थी कि अच्छा आरएनए हो सकता है जेनेटिक मटेरियल, हो सकता है प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल हो, मतलब अगली जनरेशन में मटेरियल को ट्रांसफर करती हो, नहीं। लेकिन डीएनए से प्रूव हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, ये काम कौन करता है? डीएनए। तो आप क्या याद रखेंगे? अगला मुद्दे को, तो एवेरी मैक्लियोड मैककार्टी, है ना, ये जो तीन साइंटिस्ट हैं एग्री, इन्होंने फाइनली प्रूव करके बताया दुनिया को कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा। तो इसके लिए 1944 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला है भाई। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो दुनिया का कन्फ्यूजन दूर हो गया कि अच्छा डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए प्रोटीन नहीं होती। बाद में इनके अलावा एक साइंटिस्ट ने और, हर्शे एंड चेस नाम के साइंटिस्ट है ना, हर्शे एंड चेस,
उन्होंने भी याद रखना ये एक्सपेरिमेंट किया था, हर्शे एंड चेस नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी T2 बैक्टीरियोफेज के ऊपर, T2 बैक्टीरियोफेज के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, किसके लिए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल उसके लिए, और प्रूव करके बताया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल नैनोमीटर वेवलेंथ। डीएनए जो है किस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को, जो है ना लाइट जो है, लाइट की प्रॉपर्टी होती है भाई तरंग दैर्घ्य, तो जो लाइट किस लाइट की है ना, लाइट को जितनी वेवलेंथ है, कितनी वेवलेंथ की लाइट को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो याद रखें बहुत सिंपल है 260 नैनोमीटर, ठीक है ना, 260 नैनोमीटर या 2600 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, याद रखेंगे 2600 एंगस्ट्रॉम, 260 नैनोमीटर या 2600 एंगस्ट्रॉम याद रखना, इसकी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अगला देखो ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर फॉर्म ड्यू टू द सिंथेसिस ऑफ डीएनए इन डायरेक्शन। अब देखो ध्यान से सुनना, ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या है, जब डीएनए रेप्लिकेशन आप पढ़ोगे ना, डीएनए से डीएनए के फॉर्मेशन को हम रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है, डीएनए से डीएनए के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, तो डीएनए से ही डीएनए का जब फॉर्मेशन होता है ना उसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब जब रेप्लिकेशन होता है ना इस प्रकार से कुछ होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, एक स्ट्रैंड तो डीएनए की क्या बनती है, ध्यान से सुनना, एक एक चीज है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, डीएनए की एक स्ट्रैंड तो कंटिन्यूस बनती है ये वाली, ठीक है, ये डीएनए की एक स्ट्रैंड तो याद रखना क्या बनती है, कंटिन्यूस बनती है, ठीक है, तो ये भी 5 से 3 की दिशा में बनेगी, क्लियर, इसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, जो कंटिन्यूस बनती है ना उसको हम लीडिंग कहते हैं, याद रखना। लेकिन डीएनए की जो दूसरी स्ट्रैंड बनती है वो 20 से स्टार्ट होती है और ऐसे फ्रेगमेंट में बनती है, इन्हीं डीएनए के खंडों को ओकाजाकी खंड कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना 5 से, चाहे लीडिंग हो चाहे, इसको हम जो है ना इन खंडों को क्या बोलते हैं, ओकाजाकी खंड, इन खंडों को कहते हैं ओकाजाकी खंड, और इसको कहते हैं जो है ना ब्रेक वाली लैगिंग स्ट्रैंड, क्या बोलते हैं इसको हम, लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, जो डिसकंटिन्यूस बनती है ना असतत रूप से, जो श्रृंखला असतत रूप से बनती है, डिसकंटिन्यूसली बनती है, उसको हम लैगिंग कहते हैं, और जो कंटिन्यूस बनती है उसको लीडिंग कहते हैं। चाहे कोई सी भी बने, चाहे लीडिंग बने चाहे लैगिंग, बनेगी हमेशा 5 से 3 की दिशा में, याद रखना, बनती है हमेशा 5 से लेकर, नई स्टैंड हमेशा आप याद रखें, न्यू चेन जो होती है हमेशा ये 5 to 3 डायरेक्शन के अंदर ही बनती है, क्लियर, 5 to 3 डायरेक्शन क्या, इट इज द डायरेक्शन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की डायरेक्शन ये होती है। अगला क्वेश्चन है द डीएनए रेप्लिकेशन है, द डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम इन बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम्स कौन सा होता है, बोले सर फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इनमें से अगर तीनों ऑप्शन में आए तो थर्ड आंसर लगाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है, थर्ड। देखो डीएनए रेप्लिकेशन कराने, डीएनए से डीएनए के फॉर्मेशन को कराने वाला एंजाइम है रेप्लिकेशन, इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों होते हैं, तो कौन सा थर्ड, जो थर्ड नंबर का ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, थर्ड नंबर का याद रखना। फर्स्ट और सेकंड जो है रिपेयर का काम करते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड जो है डीएनए रिपेयर का काम करते हैं, थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इज डिस्कवर्ड बाय, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की खोज किसने की थी, कोरेनबर्ग, याद रखेंगे आप, कोरेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट है ना, ये जो कोरेनबर्ग है इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कोई कि दुनिया में पहली बार फर्स्ट इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए किसने किया, फर्स्ट जो है इन विट्रो सिंथेसिस, फर्स्ट इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए, इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए, इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए, ठीक है, फर्स्ट इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए किसने किया, तो आंसर कोरेनबर्ग ने ही किया है। क्वेश्चन नंबर अगला है द कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो भैया सर ए डीएनए है ना, ए फॉर्म, जेड फॉर्म, सी डी बी क्या है, तो अधिकतर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए पाया जाता है वो कौन सा होता है, बी डीएनए, मतलब वाटसन एंड क्रिक ने जिस डीएनए के बारे में बात की थी ना वो डीएनए। अच्छा डीएनए सर ए बी सी क्या है, देखो दो डीएनए दो प्रकार का होता है, एक राइट हैंडेड एक लेफ्ट हैंडेड। अगर आपसे कोई पूछता ना कि राइट हैंडेड डीएनए, ध्यान से सुनना है ना, एक डीएनए होता है राइट हैंडेड डीएनए, कौन सा, राइट हैंडेड डीएनए, और एक होता है लेफ्ट हैंडेड डीएनए, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड। जो राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड पता है नाम कैसे है, ये है क्लॉकवाइज एंटी, मतलब जो डीएनए में से ट्विस्टिंग होती है ना, घुमाव, डीएनए में जो घुमाव होता है, ट्विस्टिंग होती है, अगर वो राइट हैंडेड में क्लॉकवाइज होती है ना, अगर वो ट्विस्टिंग जो है क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा में, ठीक है, घड़ी जिस दिशा में चलती है अगर ट्विस्टिंग उस डायरेक्शन में, अगर जो है ना ट्विस्टिंग जो है एंटी क्लॉकवाइज है, कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में ट्विस्टिंग जो घुमाव है, ठीक है ना, तो उसको लेफ्ट हैंडेड। तो राइट हैंडेड डीएनए में आते हैं ए बी सी और डी, तो हम जो पढ़ते हैं नॉर्मली वो बी डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, सारी जानकारी वाटसन एंड क्रिक ने जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था ना वो बी डीएनए की दिया था,
किसका, वाटसन एंड क्रिक ने जो दिया था ना, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा जो डबल हेलिक्स दिया था 1953 के अंदर, ठीक है, कौन सा, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था कि नहीं, बिल्कुल। तो जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था भाई, ठीक है, तो वो BDNA के दिया। तो BDNA के बारे में आप ज़्यादा याद रखें, जैसे क्या याद रखें, इसकी हेलिक्स लंबाई कितनी होती है, हेलिक्स लेंथ कितनी होगी, तो आंसर हेलिक्स लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम, यस, ठीक है। इसका डायमीटर कितना होता है, इसका डायमीटर होता है 20, ठीक है, डायमीटर कितना 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। इसके बाद क्या याद रखें, इसमें नंबर ऑफ बेस पेयर 10 जोड़े होते हैं 1 टर्न के अंदर। अरे एक घुमाव में 10 बेस पेयर होते हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो आप ये याद रखें, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मैच द, है ना, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड के साथ। ये है ना, देखो ये मियोसिस की क्या है, प्रोफेज फर्स्ट की सब स्टेजेस के नाम है, तो इनको आपको मैच करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। इससे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे ऐसी एक ही क्वेश्चन में अपन ने 5 क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए। देखो सबसे पहले, अच्छा पैकेटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। तो पैकेटीन में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर मतलब जीन एक्सचेंज, यस, क्रॉसिंग ओवर का मतलब जीन एक्सचेंज। जाइगोटीन में होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में जुड़ते हैं, सिनेप्स बनाते हैं। जाइगोटीन में क्या बनाते हैं, सिनेप्स, बिल्कुल। डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन आती है किसके बाद, पैकेटीन के बाद। तो ये काइज में जो हमारा क्रॉसिंग है ना, क्रॉसिंग ओवर के बाद दोनों क्रोमोसोम एक्स से हटते हैं, हटने के बाद क्या होता है, तो एक हमको ऐसा क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइजमेटा, ठीक है, इसको कहते हैं काइजमेटा सीन होगा। लेप्टोटीन पहली स्टेज है, देखो पहला सीक्वेंस याद रखना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, ठीक है ना, यहाँ से याद रखेंगे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, ठीक है ना, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ऐसे ये सीक्वेंस है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। डाई है ना, लेप्टोटीन पहली स्टेज होती है, इसमें है ना गुलदस्ता अवस्था, क्या उसी गुलदस्ता अवस्था कहते हैं। और डाइकाइनेसिस लास्ट होती है, जिसमें काइजमेटा पूरी तरह दिखना बंद हो जाता है, जिसको हम काइजमेटा टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। तो इसको याद रखेंगे आप। अगर दोस्तों अभी है ना MCQ खत्म नहीं है, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं RHEO का, आप कंप्लीट कोर्स लगभग आप है ना 200-250 से ज़्यादा बच्चों ने ये कोर्स अभी तक इनरोल किया है, जब से बैच चल रहा है। देखो पहले आपकी जो मई में जो वैकेंसी थी तब से बैच चल रहा है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे। जैसे आप आज परचेस करोगे तो आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे। कितने होंगे, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, अलग अलग फोल्डर है। हिंदी मीडियम के अंदर लगभग 170 है, इंग्लिश के अंदर लगभग 140 है। और अभी लाइव चल ही रहा है, एग्जाम से पहले सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। अभी लाइव के अंदर क्लासेस चल रही हैं। इसमें आपको PDF स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, इसमें 100 मॉक टेस्ट इंक्लूड हैं अभी इसके अंदर, और डाउट सेशन। बच्चे लाइव पढ़ते हैं, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सोल्व। ये पहले जो चल रहा था 1999 में बच्चों ने खरीदा था, अभी डिस्काउंट ऑफर में आपको 999 के अंदर मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो अभ्यास एग्री एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, या आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। ये बहुत बेहतरीन कोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप पढ़ोगे आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं ओनली, कि सर हमारे पास इतना समय नहीं है हमको सिर्फ, तो इसमें आपको 10,000 MCQ मिलेंगे, 10,000, 100 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपको 20 तो मिलेंगे 150 क्वेश्चन वाले, 80 मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चन वाले, टॉपिक वाइज, है ना। तो ये 1 ईयर की वैलिडिटी है, 299, ये भी आप ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रोमोसोम शेप स्टडी टेक्स प्लेस इन, देखो क्रोमोसोम की शेप की बात कर रहा है वो, कि क्रोमोसोम शेप स्टडी, है ना, याद रखना। अगर वो बात करें ना क्रोमोसोम की आकृति का अध्ययन, क्रोमोसोम की आकृति का अध्ययन, गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन कोशिका विभाजन की किस अवस्था में करते हैं, अगर इसकी बात करता है ना शेप की, याद रखना शेप स्टडी करते हैं एनाफेज। शेप की स्टडी जो होती है कि नहीं, शेप मतलब जैसे V शेप, J शेप, है ना, L शेप्ड, I शेप्ड होता है कि नहीं, अलग अलग, हाँ है ना। ये जो VJLI ये जो होते हैं इनकी बात करते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम VJLI शेप्ड होते हैं, इनकी स्टडी हम एनाफेज के अंतर्गत करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रोमोसोम बेस्ट सीन, अगर आपसे पूछे ना क्रोमोसोम सबसे अच्छे किस अवस्था में दिखाई देते हैं, क्रोमोसोम बेस्ट सीन, तो क्रोमोसोम सबसे मोटे जो हमको दिखाई देते हैं ना, वो दिखाई देते हैं, याद रखना, मेटाफेज। लेकिन सबसे छोटे स्मॉलेस्ट इसमें नजर आएंगे, है ना, स्मॉलेस्ट सबसे छोटे जो है इसमें नजर आते हैं एनाफेज। लेकिन सबसे क्लियर जो दिखते हैं, तो क्रोमोसोम की स्टडी के लिए बेस्ट फेज कौन सी होगी, मेटाफेज। क्रोमोसोम की स्टडी के लिए सबसे बेस्ट स्टेज कौन सी होती है, मेटाफेज होती है। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियस वाइज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, याद रखना, है ना। रॉबर्ट ब्राउन जो है इसकी खोज की थी, याद रखना। प्लांट सेल के अंदर जैसे फ्लोएम, है ना, याद रखेंगे, फ्लोएम जो है, फ्लोएम की सीप सेल्स होती है ना, सीप सेल्स, हाँ या ना, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, याद रखना, न्यूक्लियस उसके अंदर एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस लेस सेल है ना, एक RBC है,
RBC, इनके अंदर क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और सेल की डिस्कवरी किसने की थी भाई, सेल की डिस्कवरी ल्यूवेनहॉक ने की थी। इन्होंने किसकी की थी, सेल वॉल की डिस्कवरी। ठीक है, सेल वॉल की डिस्कवरी की थी। फ्लेमिंग ने किया क्या था, पेनिसिलिन की खोज, एंटीबायोटिक गैस पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी। अगला क्वेश्चन है हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हेट्रोक्रोमेटिन क्या है। देखो हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, इजी अब होती है ना। ठीक है, हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, अगर आप क्रोमोसोम देखोगे ना इंटरफेज स्टेज में, आप जब क्रोमोसोम की स्टडी करोगे इंटरफेज स्टेज में, तो आप ये देखोगे कि क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम जो होता है एज ए क्रोमेटिन के मध्य, ठीक है, क्रोमेटिन धागा होता है, यही आगे चल के क्रोमोसोम बनाता है, यही आगे चल के क्या बनाता है बताओ, क्रोमोसोम। यस, यही आगे चल के क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा, बिल्कुल। तो क्रोमोसोम में जब इंटरफेज में हम देखते हैं ना, तो इस प्रकार से धागे आपको नजर आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो जो आउटर पेरिफेरल वाला जो होता है ना क्रोमेटिन, ये आपको दिखेगा डार्क, और अंदर वाला दिखेगा आपको लाइट कलर का। ठीक है, अंदर वाला दिखेगा आपको लाइट का। तो बाहर वाला कैसा दिखता है, डार्क कलर का, बाहर वाला आपको दिखता है डार्क। तो डार्क स्टैंड पार्ट ऑफ द क्रोमेटिन को हम कहते हैं, जो आउटर साइड होता है ना न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन की तरफ, उसको हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। ये होता है हेट्रो। ठीक है, हेट्रो। और जो लाइट पे होता है ना, लाइट पार्ट, उसे क्या बोलते हैं, यूक्रोमेटिन। उसे क्या बोलते हैं, हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। जो लाइट पार्ट होगा ना उसको यूक्रोमेटिन। हाँ, ट्रांसक्रिप्शनली अगला एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा इनमें जेनेटिकली ज़्यादा एक्टिव कौन सा होता है, तो जेनेटिकली ज़्यादा ये एक्टिव होता है ना, याद रखना ये एक्टिव होता है। ठीक है, लाइट स्टैंड होता है, ये कैसा होता है, लाइट, याद रखना ये लाइट स्टैंड होता है ना, यहाँ लिख लेना आप, ये लाइट होता है, मतलब हल्के रंग का होता है, और ये गहरे रंग का हेट्रोक्रोमेटिन। ये तो ये लेस एक्टिव होगा ना, याद रखना ये लेस एक्टिव या नो एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली कम एक्टिव होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर द सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन इट इज कॉल्ड। अगर आप कभी क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं तो क्रोमोसोम में क्या होता है, यहाँ पर सेंट्रोमियर होता है। ठीक है ना, ये सेंट्रोमियर, क्लियर। अब तो क्रोमोसोम जो है यहाँ दोनों जुड़े हुए हैं, तो इसके यहाँ जो क्रोमोसोम पतला है इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी, सेंट्रोमियर को, सेंट्रोमियर भाग है ना, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन। देखो जो सेंट्रोमियर वाला भाग होता है ना, ये सेंट्रोमियर है, जहाँ दोनों क्रोमेटिड जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर क्रोमोसोम पतला है, तो उसको बोलते हैं हम प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन। देखो क्रोमोसोम पर क्या होता है, कभी कभी इस प्रकार से समझना, कभी कभी क्रोमोसोम पर क्या होता है ना, न्यूक्लियोलस अटैच होती है। याद रखना, क्रोमोसोम से क्या होती है, न्यूक्लियस अटैच होती है। क्रोमोसोम से क्या होती है, केंद्रिका अटैच। तो क्रोमोसोम से जहाँ न्यूक्लियस अटैच होता है ना, केंद्रिका, केंद्रिका मतलब जानते हो, केंद्रिका का मतलब होता है भैया न्यूक्लियोलस, केंद्रिका का मतलब होता है न्यूक्लियोलस। जहाँ अटैच होती है ना उसको बोलते हैं NOR रीजन। इसको क्या बोलेंगे फिर हम, NOR रीजन कहते हैं, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन। इसके बाद वाला जो क्रोमोसोम का NOR के बाद वाला जो भाग होता है ना, अब क्रोमोसोम यहाँ पतला है, क्रोमोसोम यहाँ पतला है, एक तो यहाँ पतला और यहाँ NOR वाले। तो NOR वाले भाग पर क्रोमोसोम पतला होता है, उसी को हम सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, द्वितीयक संकीर्णन। उसको क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। उसको क्या बोलेंगे बताओ, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। ठीक है ना, क्रोमोसोम प्राथमिक कॉन्ट्रैक्शन जो है उसके बाद अगर क्रोमोसोम कहीं भी है ना पतला है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी। तो यहाँ क्रोमोसोम पतला होता है थोड़ा, तो उसको बोलते हैं द्वितीयक, है ना। इसके बाद वाला ये जो भाग है ना, ये बाद वाला ये कहते हैं, ये सैटेलाइट कहते हैं, याद रखना। सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन के बाद वाला क्रोमोसोम का जो पार्ट होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उससे हम सैटेलाइट कहेंगे। ठीक है ना, याद रखना, उसे क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसका नाम क्वेश्चन नंबर 15 है कि न्यूक्लियस जो होता है क्या होता है। क्या न्यूक्लियस जो है हमारा सिंगल लेयर्ड होता है, 3 लेयर्ड होता है, 4 लेयर्ड होता है, या 2 लेयर्ड होता है। अगर आप न्यूक्लियस का डायग्राम देखोगे ना, न्यूक्लियस का डायग्राम, तो न्यूक्लियस के डायग्राम में कुछ इस प्रकार से आपको डबल मेम्ब्रेन्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे, न्यूक्लियस के डायग्राम में आपको डबल मेम्ब्रेन दिखेंगे। क्लियर, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर का जो मेम्ब्रेन है उसमें डबल लेयर्स होती हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से। तो बीच बीच में यहाँ पर क्या होता है, पोर्स होते हैं, बीच बीच में क्या पाए जाते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से पोर्स पाए जाते हैं, जिनको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, जिनको क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। जैसे बीच बीच में आपको इस प्रकार के छिद्र मिलेंगे जिनको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। देखो न्यूक्लियस के अंदर चारों ओर है ना डबल मेम्ब्रेन होती है, इनको मिला के हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। केंद्रक जो होता है ना इन दोनों, ये क्या है, ऐसे इनर है ना, इनर मेम्ब्रेन है। ओके, ये कौन सी है, ये आउटर है।
ये कौन सी आउटर। तो इन दोनों को मिला के पता क्या कहते हैं, इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। ओके, दोनों को मिला के क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। याद रखेंगे आप कैसा होता है, तो टू लेयर्ड होता है। ओके, न्यूक्लियस के अलावा और कौन होता है टू लेयर्ड, तो याद रखेंगे आप माइटोकॉन्ड्रिया भी टू है ना, और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों क्या होते हैं टू लेयर्ड, ये दोनों क्या होते हैं टू लेयर्ड हो। ओके, ये दोनों क्या होते हैं टू लेयर्ड होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट इन, ठीक है ना, काइनेटोकोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि काइनेटोकोर्स क्या होते हैं। अगर आपने जब कभी सेल डिवीजन पढ़ा हो इस प्रकार से सेल डिवीजन, ओके, तो सेल डिवीजन में, ठीक है, पहले आप समझ लो काइनेटोकोर्स कहाँ होते हैं। कि आपने क्रोमोजोम पढ़ा होगा, क्रोमोजोम, तो एक क्रोमोजोम में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, ये जो है ना, इनको बोलते हैं हम क्रोमेटिड। इन्हें हम क्या कहते हैं बताओ, इन्हें हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। ओके, क्या कहते हैं, क्रोमेटिड्स कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पर है ना जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर ये, तो सेंट्रोमियर के ऊपर जो होती है प्रोटीन डिस्क होती है। सेंट्रोमियर के ऊपर क्या होती है, प्रोटीन, जैसे हम काइनेटोकोर कहते हैं, काइनेटोकोर। याद रखना, सेंट्रोमियर के ऊपर जो सेल डिवीजन के टाइम पर जो है ना स्पिंडल फाइबर बनते हैं, सेल डिवीजन के टाइम पर वो स्पिंडल फाइबर यहीं पर अटैच होते हैं। सेल डिवीजन के समय जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं, यस और नो। तो काइनेटोकोर क्या है, तो सेंट्रोमियर के ऊपर प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन डिस्क होती है, जहाँ पर सेल डिवीजन के टाइम पर स्पिंडल फाइबर जो है अटैच होते हैं। याद रखना, तो कहाँ पर प्रेजेंट है काइनेटोकोर्स, क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर लैक द यूनिट मेम्ब्रेन, कि निम्न में से किस जोड़े में झिल्ली नहीं पाई जाती, किसमें है ना मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। देखो, क्या न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन होती है, यस, न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन होती है। कौन सी होती है, टू लेयर्ड होता है। ईआर में सिंगल लेयर्ड होता है, बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये टू लेयर्ड होते हैं। क्या राइबोसोम में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाई जाती, नहीं पाई जाती। क्या न्यूक्लियोलस केंद्रिका में पाई जाती, ये दोनों जो होते हैं इनके मेम्ब्रेनलेस होते हैं। याद रखना, राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस होता है, न्यूक्लियोलस केंद्रिका इसमें नहीं पाई जाती। गोल्जी बॉडी में सिंगल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम सिंगल, इनके अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, याद रखना, राइबोसोम एंड न्यूक्लियोलस। अगला न्यूक्लियर है ना, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर इज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक डायग्राम बताया था कि जब क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम जो होता है, तो सेंट्रोमियर वाले रीजन पर क्या होता है, थोड़ा पतला यहाँ, तो इसे कहते हैं प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन। इसे क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, बिल्कुल। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्रोमोसोम जो है एक जगह और पतला होता है जहाँ पर न्यूक्लियोलस अटैच होती है। क्रोमोसोम एक जगह और क्या होता है, थोड़ा नैरो होता है, ठीक है, जहाँ पर न्यूक्लियोलस अटैच होता है, जहाँ पर न्यूक्लियोलस क्या होता है, अटैच होता है, उस रीजन को क्या बोलते हैं हम, एनओआर। यस, तो एनओआर को ही हम सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, द्वितीयक संकीर्णन, है ना, इसे हिंदी में कहते हैं द्वितीयक संकीर्णन। याद रखना, हिंदी में क्या कहते हैं, द्वितीयक संकीर्णन। ओके, हिंदी में कहते हैं द्वितीयक संकीर्णन, इसे हम कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर याद रखना क्या होगा, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो क्रोमोसोम में ये प्राइमरी होता है सेंट्रोमियर वाला, और जो एनओआर रीजन वाला होता है सेकेंडरी होता है। अगला 70 टाइप ऑफ राइबोसोम किस में पाए जाते हैं। देखो 70 टाइप प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। याद रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में आता है, प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70 राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस, सबसे छोटी अवस्था, स्मॉलेस्ट फेज कौन सी होती है, तो सेल डिवीजन की सबसे छोटी फेज एनाफेज होती है। याद रखना, सबसे छोटी। अगर हम ड्यूरेशन के बेसिस पर बात करें ना, सबसे लंबी ड्यूरेशन के बेसिस पर, अवधि के आधार पर अगर हम बात करते हैं, तो सबसे लंबी याद रखना प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर टीलोफेज आती है, और फिर एनाफेज आती है। अवधि के आधार पर, समय के आधार पर, तो सबसे लंबी कौन सी होगी, ये सबसे लंबी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी सबसे लंबी, और ये क्या होगी, सबसे छोटी, ये क्या होगी, स्मॉलेस्ट। याद रखना, ये क्या हो जाएगी, सबसे छोटी, ये क्या है, सबसे छोटी। ओके, ये सबसे छोटी है, तो ये सबसे, तो याद रखना ना, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज तीसरे नंबर पे आती है समय के आधार पर। चलिए, आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, हमने बहुत ही डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छे से समझाए। अगर आप छत्तीसगढ़ आरयू की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स सारे कंप्लीट आपको मिल जाएंगे जैसे आप कोर्स परचेस करोगे। साथ साथ में लाइव क्लासेस भी चल रही हैं जब तक एग्जाम होगा आपका, ठीक है। लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, है ना। टेस्ट सीरीज में 100 मॉक टेस्ट आपको, लगभग 10,000 से ज़्यादा आपको MCQ इसमें
मिल जाएंगे, और साथ साथ में PDF या फिर स्टडी मटेरियल। और यूट्यूब के अंदर तो आपको फ्री MCQs मिलेगी, सारे टॉपिक वाइज सारी चीज़ें, टॉपिक वाइज जिस तरह से आपका एग्जाम में जो सिलेबस दिया है, पुराना जो सिलेबस है, अगर कुछ अपडेट होता है सिलेबस में तो अपन वो भी पढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर में कुछ भी अपडेट होगा तो। ये कोर्स मात्र 999 रुपये का है। यही कोर्स जो पहले 1 है ना, इसमें 50% डिस्काउंट के बाद आपको मिल जाएगा 999 के अंदर। इसकी वैलिडिटी बनी है। अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो क्या करें, अभ्यास एग्री एकेडमी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे ना, तो एप्लीकेशन के स्टोर में आप जाओगे ना, एप्लीकेशन के मिडिल में आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ आपको स्टोर नज़र आएगा। यस, तो स्टोर में आप देखोगे पहले नंबर पर टेस्ट सीरीज है आपका, और दूसरे नंबर पर Cg-Raeo का कोर्स है। ठीक है, ये Cg-Raeo का कोर्स आपको यहाँ मिल जाएगा, तो यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो बिल्कुल टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आपने सिलेबस पढ़ रखा है, सर हमको मॉक टेस्ट अकेले देना है, तो देखो अपना जो टेस्ट सीरीज मैं आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश में अभी जो RHEO का एग्ज़ाम हुआ, 2 से 3 बार एग्ज़ाम हो चुका है यहाँ पर, एक बार RHEO, एक बार RHEO, फिर दोबारा से। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ट्रस्टेड टेस्ट सीरीज अपनी है, जहाँ पर हज़ारों बच्चे, पिछली बार इस टेस्ट सीरीज लगभग 4000 बच्चे थे मध्य प्रदेश के RHEO एग्ज़ाम के लिए, जिनने टेस्ट सीरीज बहुत ही ट्रस्टेड, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखो कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में ऐसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप टेस्ट सीरीज जरूर खरीदें। अगर आपने सेल्फ तैयारी करना है तो बिल्कुल टेस्ट सीरीज आपको 299 की है। देखो कुछ भी नहीं है, 299 रुपये का आप रिचार्ज करते हो, उस रिचार्ज के बराबर पैसा है। उसमें हो सकता है आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिल जाए, जिसमें आपको 10,000 से ज़्यादा MCQ मिलेंगे टोटल, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों अंदर रहेंगे। तो आप बिल्कुल खरीदिए अगर आप सेल्फ तैयारी कर रहे हैं। तो इस 10,000 से ज़्यादा MCQ अगर आपने महीने भर में याद कर लिए ना, तो इससे बहुत सारा काम आपका हो जाएगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपको अगर किसी प्रकार का डाउट है, अगर आपको बुक्स चाहिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, अगर आपको बुक्स चाहिए, बुक्स RHEO के लिए, तो आप वो भी ले सकते हो RHEO के लिए। तो इस पर आप मेरे से कांटेक्ट कर लें, इस नंबर पर 872049, इस नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट करें। आप बुक भी मंगा सकते हैं घर बैठे, आप अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो रेगुलर वीडियो के लिए, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आपको यहाँ पर कंटिन्यूस हर टॉपिक की आपको MCQ वीडियो मिलेंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होंगी, इंपॉर्टेंट होंगी, महत्वपूर्ण होंगी। एग्जाम में आपको डायरेक्ट इनमें से कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप चैनल पर बने रहें। अगर आप नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसका कोई पैसा नहीं लगता, आपको ही फ़ायदा होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।